नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बहुत ही उठापटक करना वहां पर शुरू कर दिया है यूएसए में, और पहले ही दिन आने के साथ ही 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन कर दिए हैं। अब उसके चलते जियो पॉलिटिक्स में काफी ही ऊपर नीचे होना चाहिए था, लेकिन वो जो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो इंटरनल इश्यूज को काउंटर करने को लेकर हैं, जिसमें मेजरली इलीगल इमिग्रेशन का इशू है जो हम सभी को पता है। उसके अलावा जो इम्पेंडिंग फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर होने वाले हैं उसको लेकर है, और साथ ही में ड्रग कार्टेल का भी एक बहुत ही बड़ा इशू है यूएसए में। तो उन सबको काउंटर करने के लिए मेजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उसमें से साइन किए गए हैं। साथ ही में कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऐसे भी हैं जो बाहर की कंट्रीज को भी इफेक्ट इमीडिएटली कर सकते हैं। अब उसमें से एक अगर बात करें तो मेजर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है वो यूएस एड को लेकर है, जो यूएसए में से बाहर फाइनेंशियल सपोर्ट जाता है अलग अलग देशों को, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, उन सबको जो सपोर्ट जाता है उसको लेकर है। उसको उसने 90 डेज के लिए पॉज कर दिया है। इजराइल और इजिप्ट को एग्जम्प्ट रखते हुए बाकी सभी कंट्रीज को जो भी फाइनेंशियल एड जाता था उसको उसने पॉज कर दिया है 90 दिनों के लिए। तो उसी के चलते पूरी दुनिया में एक वैक्यूम सा क्रिएट होने वाला है। अब अगर बात करें जियोपॉलिटिकल गेम्स खेलने की, तो ट्रम्प को वो करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। उसने हाल में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए हैं, ना ही ऐसी कोई तैयारी दिखाई है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कुछ ही दिनों पहले बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि वो करने के लिए उसको तकरीबन 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाएगा। रीजन बीइंग इंटरनल इश्यूज ऑलरेडी इतने सारे खड़े कर दिए उसके लिए कि यूएसए को उसमें से बाहर निकालने के लिए एटलीस्ट स्टेबल करने के लिए उसको उतना टाइम लग सकता है। तो उसी के चलते जियोपॉलिटिकल अरेना में ट्रम्प की जो मेजर एंट्री है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हाल में उसने कुछ स्टेटमेंट्स देना, खास करके वन लाइनर्स देना शुरू कर दिया है, जिसमें उसने रशिया को धमकी देते हुए ये कहा है कि रशिया अगर वॉर नहीं रोकता है तो रशिया के अगेंस्ट में वो टैरिफ्स लगा देगा। अब सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन रशिया का ग्रोथ और भी तेजी से होते जा रहा है, तो वो टैरिफ्स कितने काम आएंगे वो भी एक सोचने वाली बात है। साथ ही में हमास के लिए भी उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमास को उसने पहले से ही वार्निंग दी थी कि सभी हॉस्टेजेस उसके ओवल ऑफिस में आने से पहले छूट जाने चाहिए, लेकिन अभी तक सीज फायर जरूर हुआ है लेकिन हॉस्टेजेस छूटे नहीं है। तो उसी के चलते उसने बताया है कि हमास के लिए ये चीजें दिक्कत कर सकती हैं। इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उसने जरूर दिए हैं। तो ये वैसी ही बातें हैं जो कैंपेन के दौरान या फिर इलेक्शन जीतने के बाद ओवल ऑफिस में आने से पहले वो कर रहा था, उसी लाइन पे वो हाल में भी चल रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर उसने स्टांस थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है। अब ऐसा कौन सा सिनेरियो है, तो वो है ईरान को लेकर। ईरान के बारे में हम पिछले काफी लंबे समय से कहते आए हैं कि यूएसए ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर हमला करने की फिराक में बैठा हुआ है। उसी के चलते हाल में भी यूएस नेवी का एक पूरा काफिला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर बैठा हुआ है। तो ईरान के ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, खास करके 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद से ये प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ईरान कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, और उसके ऊपर अटैक करने की भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी पूरी तैयारी दिखाई गई थी। तो उसी के ऊपर ट्रम्प भी चल रहा था, और ट्रम्प ने यहां तक कहा था कि ईरान बॉम्ब कर देना चाहिए, ईरान के ऊपर अटैक्स कर देने चाहिए। अब उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। वो जो बातें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कही गई थी या फिर ट्रम्प ने कही थी, उसके पीछे जहां पर एक ये है ही कि उसने बहुत सारी प्रॉक्सीज खड़ी कर दी है जो इजराइल के साथ कॉन्स्टेंटली लड़ती रहती है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीज हो। इन सभी को वो डायरेक्टली सपोर्ट देता था, जिसके जरिए वो इजराइल के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करवाता था। तो इजराइल को सेफगार्ड करने के लिए ईरान के ऊपर हमला करना एक क्लियर विजन दिखाता था। साथ ही में एक सिनेरियो ये भी निकल कर आ रहा था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में भी कई सारे वीडियोस हमने पास्ट में शेयर किए हैं। आईएईए की जो रिपोर्ट्स है वो भी हमने शेयर की थी। तो उसी को कंसिडर करते हुए ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, और ईरान को दबाव बनाकर ये जो प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, उसको रोकने के लिए कंपल्शन डाला जा रहा था। तो उन सब के चलते ईरान के ऊपर अटैक करने की बात ट्रंप ने भी कही थी, लेकिन रिसेंटली यूएस में से जो बयान निकल कर आ रहे हैं ईरान को लेकर, उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। अब अगर उस चेंज की बात करें तो वो जो स्टांस में चेंज आया है वो कुछ इस प्रकार का है कि यूएसए ने अटैक करने की जगह डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ सिचुएशन को सेटल डाउन करने की बात कही है। जी हाँ, ये एक बहुत ही शॉकिंग, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है यूएसए के स्टांस में, इंक्लूडिंग ट्रम्प के स्टांस में विद रिस्पेक्ट टू ईरान, जिसमें कहीं ना कहीं भारत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो ऐसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ता है।
अब हम ये क्यों कह रहे हैं, तो अगर चीजों की क्रोनोलॉजी को समझे, जो टाइमलाइन है उसको अगर समझे, तो ट्रंप के ओवल ऑफिस में आने से पहले तक ये बातें थी कि ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे अगर ईरान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आता है तो, और खास करके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके संदर्भ में, तो उसको लेकर कॉन्स्टेंटली उस प्रकार के बयान दिए जा रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर के वहां जाने के बाद मार्को रूबियो के साथ जो भी कम्युनिकेशन हुआ होगा, उसके बाद सुपीरियर डिप्लोमेसी दिखाते हुए मार्को रूबियो को, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको कहीं ना कहीं ये कन्विंस कर दिया हो, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ये जो डिप्लोमेटिक चैनल वाली बात है उसके लिए कन्विंस कर दिया हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब ये जो डिप्लोमेसी वाली बात है वो भारत ही हाल में कर रहा है। भारत के थ्रू ही इस प्रकार की बातें कंसिस्टेंटली की जाती है कि किसी भी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली डिफ्यूज किया जाए, तो उसके ऊपर भारत कॉन्स्टेंटली अलग अलग जगहों पर काम करता है और अलग अलग कंट्रीज को भी इंस्पायर करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उसने यूएसए को भी इंस्पायर किया हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, जिसके पश्चात ईरान के साथ वो लोग डिप्लोमेटिकली बातचीत करके सिचुएशन को सेटल करने की ट्राई करने वाले हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते ऑलरेडी काफी लंबे समय से अच्छे हैं ही, साथ ही में जो चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ और उस पोर्ट का जो आईएनएसटीसी में एक मेजर वाइटल रोल है चाबहार पोर्ट का, जिसको ऑपरेट किया जा रहा है बाय नन अदर देन अदानी ग्रुप, तो उसका जो रोल है उसके चलते भारत और ईरान के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी थे तब तक वो पाकिस्तान के साथ ईरान के जो रिश्ते हैं उसको बेहतर करने की ट्राई करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और उस लाइन पर आगे चल रहे थे। उसमें कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि चाइना को ईरान के पास से तेल चाहिए था थ्रू पाइपलाइन, और उस पाइपलाइन को जाने के लिए जगह चाहिए थी पाकिस्तान में। तो उसी के चलते ईरान और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाने के लिए चाइना कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी कर रहा था। लेकिन इब्राहिम राइसी की जिंदगी की जब लाइट ऑफ हो गई, उसके बाद जो पजेश्कियान आया उसने भारत की तरफ अप्रोच ज्यादा दिखाया है, भारत की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा दिखाया है, और पाकिस्तान के साथ जो ये डिस्कशन था ये डेवलपमेंट को लेकर, पाइपलाइन को लेकर, उसको स्टेल कर दिया है। तो उसी के ऊपर से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और ईरान के रिश्ते और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और साथ ही में अगर भारत ने ये करवाया है, यूएस को कन्विंस किया है, अटैक ना करके कम्युनिकेशन करके डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस को सेटल करने के लिए अगर भारत ने कन्विंस किया है यूएसए, तो ये ईरान के ऊपर एक भारत का कर्ज माना जा सकता है। तो उसी के चलते हो सकता है कि भारत को लेकर ईरान और भी पॉजिटिव हो और वो भारत के साथ रिश्ते इस प्रकार से बनाए कि पाकिस्तान को नॉर्थ वेस्ट में से ब्लॉकेट करने के लिए, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज और भी बढ़ जाए आने वाले समय में। साथ ही में बलूचिस्तान में भारत ऑलरेडी एक्टिव है, वहां पर यूएसए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है पिछले काफी लंबे समय से। हाँ, ये बात जरूर है कि वेस्ट के द्वारा जो डॉक्टर मेहरंग बलोच है, जो वहां पर एक सिविल मूवमेंट चल रही है, उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो वेस्ट के द्वारा डॉक्टर मेहरंग बलोच के मूवमेंट को सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के द्वारा जो बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा हो, इस प्रकार का हमको मालूम चल रहा है। अब ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, तो एनएसए अजीत डोवल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने ये बताया था कि अगर पाकिस्तान एक मुंबई हमला करता है तो उसके हाथ से बलूचिस्तान छूट जाएगा। अब वो पाकिस्तान में काफी लंबे समय तक रहकर आए हैं, उनके बहुत सारे कनेक्शंस हैं और साथ ही में अन्य रास्तों के जरिए भी अलग अलग जगहों पर वो खुराफात करवा सके, इस प्रकार की उनमें कैपेसिटी है। तो उसी के चलते हमको ये लगता है कि बलूचिस्तान में जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, आईएसआई और आर्मी के अगेंस्ट में, उसमें कहीं ना कहीं भारत इनडायरेक्टली कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा हो, इस प्रकार का हमको दिखाई पड़ता है। अब बात करें अगर पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते ऑलरेडी अच्छे हैं, जब से यूएसए वहां से निकला है तब से भारत कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन साथ ही में बात ये भी इतनी ही सही है कि हर महीने यूएसए मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान को भी एज ए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। अब उसी का यूज करके संभवतः अफगानिस्तान इतना डेवलप हुआ है, इतना आगे बढ़ा है, जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके चलते ये दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर जो प्रशासन है उसने अपनी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है और वापस मेन स्ट्रीम में आने की वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है। तो वो इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है जहां पर वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, साथ ही में जियो पॉलिटिकल प्रेजेंस को भी असर्ट कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज में जाकर अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ
टाई अप कर रहा है। तो उसी के चलते अफगान तालिबान भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, अफगानिस्तान को आगे लेता जा रहा है। इस प्रकार का हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका जो माइंडसेट है वो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है गिवन देयर बैकग्राउंड। तो उसी के चलते कुछ सिचुएशंस हैं ऐसी जिसको हम लोग यहाँ पर टच करना नहीं चाहेंगे, जो कि थोड़ी सी एडवर्स है वहां की सोसाइटी के लिए, जिसको हम एडवर्स मानते हैं वहां की सोसाइटी के लिए, लेकिन वहां के लोग उस तरह से उसको नहीं लेते हैं। तो ऑल इन ऑल अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है और अभी तक यूएसए का एड जा रहा था, तो अफगानिस्तान के ऊपर यूएसए का एक कर्ज कहीं ना कहीं था। साथ ही में बाइडन ने जब ट्रूप्स को वापस बुला लिए तो बहुत सारे वेपन्स और व्हीकल्स वहां पर छोड़ दिए थे, जिसको अफगानिस्तान वालों ने अपने कब्जे में ले लिया और अपनी मिलिट्री के लिए उसको यूज में ले लिया। उसकी जो कीमत है वो तकरीबन $7 बिलियन बताई जाती है। जितने के वेपन्स और व्हीकल्स वहां पर छोड़ दिए हैं उसमें हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, उसमें ट्रक्स भी शामिल हैं, उसमें एसयूवीज भी शामिल हैं। तो उन सभी का वो लोग यूज कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही कि वो सब व्हीकल्स और वेपन्स अफगानिस्तान को लौटा देने चाहिए, तो अफगानिस्तान में से तालिबान ने क्लियरली मना कर दिया है। तो इसी के चलते ट्रंप को एक सेटबैक जैसा लगा है और साथ ही में उसने यूएस एड अफगानिस्तान से भी बंद कर दिया है। तो वहां पर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, जिस प्रकार का वैक्यूम बांग्लादेश में क्रिएट हो गया है। अब बांग्लादेश में भारत के पास ज्यादा स्कोप नहीं है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए और वहां पर चाइना एंट्री मार रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कहा है। लेकिन अफगानिस्तान के केस में भारत के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर ऑलरेडी भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर अफगानिस्तान में चल रहे हैं। भारत की साइड से अफगानिस्तान को अलग अलग प्रकार से सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट थोड़े बहुत डिस्कस हुए हैं मीडिया में, बाकी के प्रोजेक्ट्स अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए हैं। वो 2-3 साल में आएंगे और बाद में वो भारत के स्टॉक मार्केट को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस प्रकार का हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो न्यूज हाल में डिस्कस नहीं हो रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाल में अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। वो जब आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन कुछ सोर्सेज हैं हमारे जिनके थ्रू हमको ये पता चला है कि अफगानिस्तान में भारत के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी ही पॉजिटिव है। तो उसी के चलते अफगानिस्तान भारत के लिए और भी पॉजिटिव होते जा रहा है और हो सकता है कि उस स्ट्रेंथ का यूज करके अफगानिस्तान की साइड से भारत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर सके। अब वहां पर चाइना भी खेल रहा है, तो चाइना के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन चाइना के केस में जैसे कि हम सभी को पता है वो वहां के अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा। तो अफगानिस्तान को उसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा ही, एक्सपीरियंस होगा जैसे जैसे, वो लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे ही। अगर उन लोगों ने यूएसए और रशिया जैसी महासत्ताओं को पछाड़ दिया है तो चाइना को बचाना उनके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चाइना है वहां पर, लेकिन चाइना उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जिस तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ तक कि ईरान में जो चाबार पोर्ट है उसको भी एक्सेस करने के लिए ईरान को कन्विंस कर लिया कि अफगानिस्तान उस चाबार पोर्ट का यूज कर सकता है। तो उसी के चलते अफगानिस्तान के साथ भारत ने रिश्तों को अलग अलग तरीकों से स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ाना बहुत ही लंबे समय से शुरू कर दिया है। और अब ये जो यूएस एड बंद हो गया है अफगानिस्तान को, तो उसके वजह से वहां पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अगर भारत वो पावर वैक्यूम फिल कर देता है और अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में एक मेजर प्लेयर बन के उतरता है, तो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करवा सकता है। अब उस तरफ से आप सोचेंगे कि भारत के लिए क्या बेनिफिट है, तो जो भी आतंकवादी भारत में आते हैं, भेजे जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, उनमें से कई सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान के उस तरफ के इलाकों में ट्रेन किया जाता है। तो उसी के चलते अगर अफगानिस्तान कन्विंस हो जाता है और भारत से तालमेल बना लेता है, तो वो जो टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की साइड, उन ट्रेनिंग कैंप्स पर भी प्रहार करवाया जा सकता है, उनको भी डिसमेंटल करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बॉर्डर्स पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को अलग अलग रीजन्स में से इजीली घेर कर उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और गवर्नमेंट अपने दबाव में लाकर भारत अपने हिसाब से काम करवा सकता है। तो इसी प्रकार से ट्रंप ने ये जो यूएस एड बंद किया है हाल में 90 दिनों के लिए, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के निकला है और चाइना के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पर एक कंपटीशन जरूर है, लेकिन भारत को लेकर अफगानिस्तान का रुख काफी पॉजिटिव है। चाइना को लेकर वो थोड़े बहुत स्केप्टिकल है, लेकिन उनको वहां से पैसा मिल रहा है तो उसके चलते वो चला रहे हैं वहां पर समहाउ। अगर भारत पहल करता है, अगर इनिशिएटिव लेता है, तो अफगान भारत के साथ तालमेल बनाकर वहां पर डेवलपमेंट करने का प्लानिंग करेंगे, उसको और भी बड़ा करने का प्लानिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान को और भी ज्यादा प्रेशर में ला सकते हैं। तो इसी प्रकार से ट्रम्प की कुछ एक्टिविटीज ने
पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत को एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत ये मौका लपक लेगा, इसको पकड़ के इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेगा या नहीं? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। साथ ही में QR कोड दिया है तो प्रोत्साहित करना भी ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।